I am Ramjit Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the Faraday's laws of electromagnetic induction and Lenz's law. So today we are going to discuss about motional EMF. हमने वहां पे क्या दिखा था? हमने वहां पे दिखा था कि चाहे तुम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो या फिर एरिया को चेंज करो तो वहां पे फ्लक्स चेंज होता है. मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो या फिर एरिया को चेंज करो, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से हमारा गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन दिखाता है और वहां से हमको ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट भी फ्लो होता है. हमने देखा कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड चाहे कांस्टेंट हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए, अगर हमको कंडक्टर को मूव करना पड़ेगा, कोई कंडक्टर को मूव करना पड़ेगा तो वहां पे भी ईएमएफ जनरेट होता है क्योंकि वहां पे भी फ्लक्स चेंज होता है और वहां पे मेरा जो ईएमएफ जनरेट होता है दैट ईएमएफ इज नोन एज व्हाट? मोशनल ईएमएफ. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना. द ईएमएफ जनरेटेड due to the motion of the EMF generated due to the motion of conductor in a magnetic field inside the magnetic field is known as मोशनल EMF. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब एक हुआ, मान के चलो कि यहाँ पर मेरा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, हुआ? आया समझ में कि नहीं? अब यहाँ से कोई एक ऐसा सर्किट मेरा ये है और यहाँ पे मैंने क्या किया है? गैल्वेनोमीटर लगाया है और इसका लेंथ मेरा L है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये P, ये Q, ये R, ये S है. आया समझ में? अरे हाँ या ना इसमें क्या हुआ? अच्छा, तो ये बोला है क्या? EMF जनरेटेड ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर का मोशन मतलब कोई एक सर्किट को ही हम मूव करेंगे. कुछ टाइम के बाद क्या मैंने किया ना, आफ्टर टाइम टी मेरा डायग्राम कैसे आया? ये जो था ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड था. अब ये जो मेरा आया, क्या मैंने किया है ना, उसी कंडक्टर या उसी सर्किट को मैंने इस तरह कुछ मूव किया है. ये मेरा P, ये मेरा Q, ये मेरा R, ये मेरा S. मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरा dx है. दिखाई दे रहा है सबको? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरा dx है और यहाँ से यहाँ मेरा लेंथ मेरा L है. ये जैसे लेंथ L है, यहाँ का भी लेंथ L है और इसने dx का डिस्टेंस ये मूव किया है. आया समझ में कि नहीं? कितना टाइम पे? t टाइम पे या dt टाइम पे तुम बोल सकते, आफ्टर टाइम t या आफ्टर टाइम dt. ओके, अब फ्लक्स चेंज होगा. फाई इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ? b डॉट a. फाई इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ? b डॉट da. आया समझ में कि नहीं? b डॉट da में लिख सकता हूँ. अगर b डॉट da में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एरिया डिक्रीज कर रहे हैं. यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे कॉइल का, बल्लूप का बहुत सारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड में था. यहाँ से ये आस्ते आस्ते बाहर की तरफ मोशन कर रहा है, मतलब इसका मोशन इधर हो रहा है, इसका मोशन इधर हो रहा है. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, इसका मोशन इधर हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है. अगर बाहर की तरफ हुआ तो एरिया मेरा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ये इसका एरिया मेरा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. मान के चलो कि कुछ v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है तो इधर मैं लिख सकता हूँ एरिया के जगह माइनस. नेगेटिव साइन क्यों आया ना? फॉर डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ द लूप. b एरिया का वैल्यू L इंटू dx. ये कितना मूव करेगा एरिया? भाई लेंथ L और डिस्टेंस मैंने dx मूव किया है. इतना लेंथ, इतना dx को मूव किया है तो कितना एरिया मूव किया? L इंटू dx पे. नेगेटिव साइंस मेरा क्या है? नेगेटिव साइन इज फॉर डिक्रीजिंग. नेगेटिव साइन इज फॉर डिक्रीजिंग द एरिया, inside the magnetic field. Area inside the magnetic field. आया समझ में कि नहीं?
अरे हाँ या ना इसमें कुछ दिक्कत हुआ, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? अच्छा, तो अब मेरा जो E आएगा वो क्या आएगा ना, डी फाई बाई डी टी, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ E इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अरे हाँ या ना, E इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। जब माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी आएगा तो क्या आएगा ना, माइनस ऑफ ये जो डी फाई, ये क्या है मेरा, डी फाई, स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, तो डी फाई का वैल्यूज क्या है ना, माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी। अरे हाँ या ना, तो E इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस बी एल डी एक्स बाई डी टी, क्या आया, V आया, डी एक्स बाई डी टी क्या आया, V आया। आया समझ में? अरे हाँ या ना इसमें कुछ दिक्कत हुआ, ना इसमें कुछ दिक्कत हुआ, तो EMF इक्वल टू क्या आएगा, बी एल भी। अरे हाँ या ना इसमें कुछ दिक्कत हुआ, डी एक्स बाई डी टी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज इन डिस्टेंस बाई विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो ये आएगा E इक्वल टू बी एल भी। आया समझ? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF। तो फिर इंड्यूस्ड करंट का वैल्यूज क्या है, इंड्यूस्ड करंट I इक्वल टू क्या है मेरा, E बाई आर है। E मेरा क्या है ना, I इक्वल टू बी एल वी बाई आर। I इक्वल टू क्या है, बी एल वी बाई आर। तो ये जो आया यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ओवर, और मेरा वेलोसिटी बाहर की तरफ जाता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है और जो कॉइल है, कॉइल मेरा इस तरफ चल रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे बी एल भी तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। भाई एल क्या है ना, एल हम डिसाइड करेंगे करंट के डायरेक्शन पे। एल हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो होगा उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। आया समझ में? ना नहीं हुआ? तो इसके हिसाब से डिस्कशन करेंगे। तो अच्छा, अब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देखते हैं। सुनो, हमने वहां पे बहुत सारे रूल्स देखा इंड्यूस्ड करंट के, लेंजेस लॉ अप्लाई करके। अब हम देखेंगे अगर मेरा एक कंडक्टर मूव करता है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। हुआ? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, उसके बाद डायरेक्शन लिखते हैं। हुआ? देखो, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं direction for induced current, direction for induced current। ये कब यूज करेंगे ना, if the conductor moves in an uniform magnetic field, आया समझ में? अरे हाँ या ना? तो ये कैसे डिसाइड होगा ना भाई, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आया समझ में कि नहीं? क्या यूज कर रहे हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, क्या बोलते हैं ना, तीनों फिंगर हमारे हैं, एक होता है थंब राइट हैंड का, थंब, फोरफिंगर, आया समझ में कि नहीं, एक होता है मिडिल फिंगर, आया समझ में, एक होता है मिडिल फिंगर। तो थंब हमको क्या देगा ना, मोशन ऑफ द कंडक्टर, थंब हमको क्या देगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर। अरे हाँ या ना, थंब हमको क्या देगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर। फोरफिंगर हमको क्या देगा, फोरफिंगर हमको देगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मिडिल फिंगर हमको क्या देगा ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, आया समझ में कि नहीं? क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आया समझ में? तो इसमें से ये दोनों गिवन होगा, ये दोनों हमको गिवन होगा, इट वाज टू डिटरमाइन, आया समझ में, टू डिटरमाइन, एंड ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये तीनों को हम ऐसे अरेंज करेंगे कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। अरेंज द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड सच दैट thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other।
if the thumb represents the motion of the conductor and forefinger represents the magnetic field, then the direction of the middle finger will give the direction of induced current. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? देखो इसे कैसे समझते हैं, मान के चलो कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है which is directed into the plane of paper, और यहाँ पे एक कंडक्टर मेरा ऐसा है, और ये जो कंडक्टर है ये कंडक्टर इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, मोशन उसका इस तरफ हो रहा है, आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? अच्छा ठीक है। अब जब मोशन मेरा इस तरफ हुआ, यहाँ में करंट कैसे चलेगा? देखो इधर ये वाला फोर्थ राइट हैंड, ये वाला अंदर गया क्योंकि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन थंब मेरा क्या करेगा? मोशन, तो करंट कहाँ गया? ऊपर की तरफ आ गया। इसे ही अरेंज करना है, करंट मेरा कहाँ गया? ऊपर की तरफ। तो करंट मेरा कैसे आएगा ना? इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा। आया समझ में कि नहीं? इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। और इसको हम बैटरी लगाएंगे, तो देखो कैसे होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ चल रहा है तो ये ऐसे ही पॉजिटिव लगेगा, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या लगेगा? पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा। आया समझ में ही? अरे हाँ या ना? ओके। अब देखो और एक क्वेश्चन हम करते हैं, और एक क्वेश्चन। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड दिया गया है और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया गया है? आउटवर्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा आउटवर्ड दिया गया है और ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर इधर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मोशन मेरा इस तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मतलब ये आउटवर्ड हुआ, मोशन मेरा इधर, तो कैसे होगा? ये मेरा मोशन देखो इधर आउटवर्ड हुआ, मोशन मेरा आउटवर्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मोशन मेरा इधर, तो करंट क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा। करंट क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा। करंट आई तो यहाँ का जो आएगा ये वाला इस तरफ आएगा। हुआ? आया समझ में कि नहीं? तो करंट मेरा ऐसे चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल हो गया, और एक नया एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें दिया गया है कि भाई ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और जो कंडक्टर है ये बाहर के तरफ आ रहा है। बाहर के तरफ मतलब क्या है? देखो इधर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये दोनों है इस तरह का। मान लो कि मैं कंडक्टर हूँ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैं इस तरफ बाहर की तरफ आ रहा हूँ। क्या मैं बोल रहा हूँ? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे चलेंगे, और मैं कंडक्टर से बाहर की तरफ आ रहा हूँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से मैं बाहर की तरफ आ रहा हूँ, मतलब ये ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। तो उसका जो मोशन, मतलब यहाँ पे जो मोशंस होगा, वो बाहर के तरफ है। मोशन जो है वो क्या है? बाहर के तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर चलेगा, अरे हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड किधर चलेगा? मैग्नेटिक फील्ड तो इधर चलेगा, मोशन बाहर की तरफ, कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ। करंट कहाँ पे आएगा? नीचे की तरफ। यही वाला होगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। क्या आया समझ में? तो मोशनल ईएमएफ के स्ट्रेट कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालोगे पता चल गया, और बैटरी कैसे दोगे पता चल गया। एक स्ट्रेट कंडक्टर को हम बैटरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कोई मैग्नेटिक फील्ड में, अगर वो स्ट्रेट कंडक्टर मूव कर रहा है हैविंग ईएमएफ, और सब में मेरा ईएमएफ क्या आएगा? E इक्वल टू BLV। E इक्वल टू क्या आएगा? BLV। आया समझ में कि नहीं? सब में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा? BLV। आया समझ में? अरे हाँ या ना? अब यहाँ का जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहाँ पे होगा ना? इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करेगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड करंट जहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगा, करंट जिस इलेक्ट्रोड से। आया समझ में? अरे हाँ या ना? करंट उसी इलेक्ट्रोड से मूव करेगा जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा। और जो भी कोई कंडक्टर जब कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करना चाहेगा, वो क्या एक बैटरी में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस बैटरी का ईएमएफ E इक्वल टू BLV होगा। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज कर लो, आगे बढ़ते हैं। एक दिखेंगे, अगर कोई एक ऐसा कंडक्टर आता है जो स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है। स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है मतलब क्या है? आइदर एक सर्कुलर कंडक्टर होगा या फिर एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर होगा। वह ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। कोई सेमी सर्कुलर कंडक्टर का मेरा रेडियस है r, और ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो यहाँ पे कैसे करोगे? देखो
एनी कंडक्टर एक्सेप्ट द स्ट्रेट कंडक्टर, चाहे वो सर्कुलर हो या फिर सेमी सर्कुलर हो, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो। ज्वाइन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ज्वाइन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट of the conductor other than straight conductor, other than straight conductor। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? other than straight conductor। तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे क्या करोगे ना भाई, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको ज्वाइन कर लो। आया समझ में? और इसका वेलोसिटी भी मान लो, रेडियस बट डिस्टेंस उसका 2r हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। सेमी सर्कुलर का रेडियस r था, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, करंट कैसे चलेगा? करंट कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। तो मेरा जो इसको रिप्रेजेंट करूंगा, तो करंट मेरा ऐसे चलेगा। भाई ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये मेरा बी पॉइंट होगा और ये मेरा ए पॉइंट होगा। आया समझ में? और इसका जो ईएमएफ आएगा क्या आएगा ना, बी लेंथ वी। अब यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा ना, 2r हो जाएगा, b इंटू 2r इंटू वी। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2br इंटू वी। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना कोई दिक्कत है। चलो ये कर लो। अब इसका बात हम करते हैं, इसकी बात करेंगे तो ये हुआ पॉइंट ए, ये हुआ पॉइंट बी, और ये जो है ये वहां से इसका जो डिस्टेंस है ये क्या है? 2r है। ये क्या है? 2r है। तो इसका बात कैसे करेंगे? मान के चलो कि इसका मोशन जो है, उसका मोशन इधर हो रहा है, इसका मोशन जो है ये इधर से हो रहा है। तो यहां से करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट कैसे फ्लो करेगा इसका? तो देखो, तो पहले हम इसको एक स्ट्रेट कंडक्टर से, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। तो ये मेरा हुआ पॉइंट ए, ये मेरा हुआ पॉइंट बी, और ये इधर चल रहा है उसका मोशन के हिसाब से। ये उसका क्या चल रहा है? मोशन के हिसाब से हुआ। अच्छा, लेंथ क्या है उसका ना, लेंथ क्या है उसका? 2r है। लेंथ क्या है उसका? 2r है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं जाएगा। अच्छा, मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा यहाँ पे आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड मेरा कहाँ पे है? आउटवर्ड है। तो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मोशन इधर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ये मोशन इधर। तो करंट मेरा नीचे की तरफ आएगा। करंट नीचे की तरफ मतलब क्या हो जाएगा? ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। तो नीचे की तरफ मतलब ऐसे करंट आएगा, ऐसे करंट आएगा। और इसका भी ये में क्या हो जाएगा? बी एल वी, बी एल के जगह 2r और ये v, तो E इक्वल क्या हो जाएगा? 2br_v। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, क्या हो जाएगा? 2br_v। आया समझ में? यही होगा मेरा फाइनल आंसर। हुआ? अच्छा, इस स्क्रीन को पॉज करके लिख दो। लास्ट वाला लिखते हैं, अगर कोई सी एंगल से ये आएगा। हुआ? चलो लिखो। ये कहता है हमारा, अगर कोई कंडक्टर किसी एंगल से मूव कर रहा है, मगर इसका मतलब ये कंडक्टर है और ये इस तरह मूव कर रहा है थीटा एंगल। कंडक्टर का लेंथ तो l है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, और ये ऐसे मूव कर रहा है। तो कैसे होगा ना, मान के चलो मैंने पहले से बोला था कि बी एल वी ये तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला हमारा है E इक्वल टू बी एल वी, ये तभी एप्लीकेबल है जब बी एल एंड वी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आया समझ में कि नहीं? क्या मैं बोल रहा हूं कि मोशनल ईएमएफ E इक्वल टू बी एल वी इज एप्लीकेबल और is activated when only when the magnetic field length and velocity of the conductor का मोशन जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। L मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, तीनों मेरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, V का उस कंपोनेंट दिखेंगे which is perpendicular to the length vector। लेंथ वेक्टर को परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेंथ वेक्टर को परपेंडिकुलर मतलब इधर क्या कंपोनेंट आएगा? इधर आएगा v cos थीटा, इधर क्या आएगा? v sin थीटा। आया समझ में? वही वाला कंपोनेंट, द कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट,
वही वाला होगा। तो यहाँ पे मेरा कैसे आ जाएगा ना, कैसे आ जाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ मोशन की तरफ, v sin थीटा इधर परपेंडिकुलर है तो ऊपर की तरफ, तो करंट मेरा कैसे चलेगा, ऊपर की तरफ। ये मेरा हुआ इंड्यूस्ड करंट, जिसका वैल्यूज होगा E इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा, v sin थीटा ड्यू टू v cos थीटा, ड्यू टू v cos थीटा, नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस्ड करंट आया समझ में, करंट या फिर ईएमएफ, नो इंड्यूस्ड करंट या फिर ईएमएफ, ड्यू टू v sin थीटा, ड्यू टू v sin थीटा there is induced EMF, there is induced EMF और करंट। आया समझ में कि नहीं, E इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा, ना कोई दिक्कत है, ना कोई इसमें दिक्कत है हुआ। अरे हाँ या ना, चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या दिया गया है, A metallic rod of length L is rotated at an angular speed omega perpendicular to uniform magnetic field B। मान के चलो कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है वो कुछ इस तरह का दिया गया है, which is directed into the plane of omega। हमने मान लिया भाई, कुछ भी मान लो हुआ, डायरेक्शन चेंज होगा और कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, यहाँ पे एक रॉड इस तरह का दिया गया है जिसका लेंथ है एल, और ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। मान के चलो कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये पी क्यू पॉइंट था, अब ये क्यू डैश पॉइंट हो गया है, इसने अल्फा एंगल को रोटेट किया है कुछ टाइम के बाद, वाह। तो ये कौन से पाथ में रोटेट करेगा, मान के चलो कि ये इस तरह कुछ पाथ में रोटेट कर रहा है, ये इस तरह कुछ पाथ में रोटेट कर रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। अच्छा, सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा तो ये मतलब आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी एरिया कितना कवर किया है, एरिया कितना कवर किया है ना, हाफ ऑफ पी क्यू इंटू क्यू क्यू डैश। ये क्यू क्यू डैश क्या है, कोई छोटा टाइम के लिए ये क्यू क्यू डैश पे वेरी स्मॉल अपर्चर क्यू क्यू डैश इज स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाफ पी क्यू मेरा एल है, क्यू क्यू डैश मतलब एंगल अल्फा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो एल होगा, ये भी एल हो जाएगा, तो क्यू क्यू डैश इक्वल टू अल्फा इंटू एल हो जाएगा, तो अल्फा इंटू एल, तो एरिया मेरा क्या बन गया, हाफ अल्फा एल स्क्वायर, ऐसा समझे, ये एरिया मेरा बन गया। अब फाई क्या मिलेगा ना, बी डॉट एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा, क्या दिया गया है ना, जो रॉड है इट इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रॉड अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हुआ तो इस रॉड का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ आएगा। अगर रॉड मेरा मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हुआ तो रॉड का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ आएगा, डायरेक्शन उसी के साथ होगा, तो ये क्या आ जाएगा ना, बी ए कॉस 0, बी एरिया क्या है मेरा ना, हाफ अल्फा एल स्क्वायर, तो मेरा फाई क्या आ जाएगा ना, हाफ बी अल्फा एल स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, ये हो गया। अब मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड में सीख लूं तो डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ फाई क्या हो जाएगा ना, हाफ बी अल्फा एल स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या है ना, हाफ बी एल स्क्वायर डी अल्फा बाई डी टी। अच्छा, क्या दिया गया है ना, एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ मूव कर रहा था। अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा हुआ तो मैं क्या ओमेगा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम में लिख सकता हूँ, dt टाइम पे इतना मूव कर रहा है, तो d अल्फा बाई dt क्या लिखूंगा, ओमेगा लिखूंगा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं। अब यहाँ पे मैं इंड्यूस्ड करंट I इक्वल टू ई बाई आर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है रेजिस्टेंस R, तो E क्या हुआ ना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई आर। आया समझ में, अरे हाँ या ना। अब आएगा पावर डिसिपेशन मतलब हीट लॉस्ट, क्या आएगा मेरा ना, स्क्वायर टी बाई आर, स्क्वायर कितना आएगा ना, हाफ
बी ओमेगा एल स्क्वायर इंटू स्क्वायर टी बाई कैपिटल आर हुआ। तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा ना 1/4 बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल 4 टी बाई आर आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना इसमें कुछ दिक्कत है, ना इसमें कुछ दिक्कत है। वाह चलो स्क्रीन को पॉज करके सारे चीज कर लो। एक छोटे से नया तरीका से भी हम करते हैं ताकि हम उसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकें। देखते हैं कैसे होता है। चलो लिख लो ये वाला। मान के चलो कि अगर ये रेडियस एल से घूम रहा है तो ये एरिया कितना कवर करेगा ना पाई एल स्क्वायर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो फ्लक्स कितना आएगा, सॉरी फाई इक्वल टू क्या आएगा बी इंटू एरिया। एक ऐसे आसान सा तरीका से मैं बता रहा हूँ। एरिया मेरा क्या हुआ पाई उसका, क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मुझे लाना है। ई इक्वल टू क्या है फाई बाई टी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बाई टाइम। फाई क्या आ गया मेरा बी पाई एल स्क्वायर बाई टाइम। क्या 1 बाई टाइम को मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ बी, सॉरी यहाँ पे इसे लिख लो पाई बी एल स्क्वायर फ्रीक्वेंसी, पाई बी एल स्क्वायर फ्रीक्वेंसी। आया समझ में कि नहीं? ये हो गया मेरा आई। अरे हाँ या ना, हमको पता है एफ इक्वल टू ओमेगा फॉर एनी कंप्लीट रिवोल्यूशन एफ इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। तो ये ई का एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पाई बी एल स्क्वायर एफ है ओमेगा बाई 2 पाई। पाई से पाई कैंसल आउट हुआ, हाँ बी ओमेगा एल स्क्वायर ये हुआ मेरा ई। आया समझ में कि नहीं? ये हो गया मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ना कोई दिक्कत है। हुआ चलो हो गया। तो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। ये था मोसोनल ईएमएफ का कहानी। अगर आज के क्लास में कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। हुआ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक लेंजेस लॉ ओबेज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। हुआ एक नया चीज वो है, उसके साथ उसका मैथमेटिकल प्रूफ हम लिखेंगे, उसके साथ मिलते हैं। वाह तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।